मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट क्या है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ काम करते हैं उसका मेजरमेंट ज़रूरी। अगर दर्जी भी कपड़े सिलता है तो कपड़ों के लिए उसका नाप ज़रूरी है। कारीगर बिल्डिंग बनाता है, दीवार बना रहा है, उसका नाप लेना ज़रूरी है। बिना नाप के कोई चीज़ नहीं चलती। किसी भी चीज़ की पहली प्राथमिकता है माप, मेजरमेंट। हम कितना बनाना है, कितना कम करना है, वो सब है। तो मेजरमेंट एक्चुअल में है क्या? मेजरमेंट हिंदी में उसको बोलेंगे हम माप। किसी भी चीज़ की हम मेजर करना, मापना। क्योंकि हमको मान लो उन्होंने बोल दिया कि इतने बड़ा तार का टुकड़ा काटो, तो आप कितना बड़ा काटोगे? कोई इतना बड़ा काटा है, कोई इतना बड़ा काटा है, कोई इतना बड़ा काटेगा। लेकिन हम एक पर्टिकुलर माप दे देंगे कि आपको 1 मीटर का टुकड़ा काटना है। तो आप अगर 100 बच्चे भी हो गए तो 100 बच्चों को टुकड़ा दे दिया जाएगा, तो आप 1 मीटर ही टुकड़ा काटोगे। ठीक है ना? किसी तभी तो कार्य हो पाएगा। आपने किसी ने बोल दिया कि हमको 1 से पैंट सिलना है 10 पैंट का अलग अलग नाप तो होगा नहीं, एक ही नाप होगा कोई भी चीज़ के लिए। अब ऐसे ही वर्कशॉप में कार्य करते समय हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई वस्तु बनाते हैं, जॉब बनाते हैं, तो उसके लिए हमको उसको मापना ज़रूरी है। तो उस वो कार्य के अंतर्गत आता है मेजरमेंट के अंतर्गत, जिससे अपने वर्कर अपना कुशलता बढ़ाता है, कार्य बढ़ाता है। तो मेजरमेंट कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। MASURENT माप। इसमें आएगा पहला टाइप्स ऑफ माप, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। मतलब माप के प्रकार। अब माप कितने प्रकार की होती है? आपने तो बोल दिया, मैंने बोल दिया मापना। माप कितने तरह से आप माप सकते हो? तो सबसे पहला उसका प्रकार होता है लीनियर माप, लीनियर मेजरमेंट। नंबर 2 एंगुलर माप, एंगुलर मेजरमेंट। नंबर 3 रेडियल मेजरमेंट। नंबर 4 प्लेन्स। फोर्थ क्या आता है? प्लेन सरफेस मेजरमेंट, प्लेन सरफेस मेजरमेंट। तो 4 तरह के माप ले सकते हैं। माप के प्रकार कितने? टाइप्स ऑफ मेजरमेंट कितने? 4 प्रकार, लीनियर, एंगुलर, रेडियल, प्लेन। अब सबसे पहले हम इन चारों को विस्तार से पढ़ेंगे कि लीनियर माप क्या है, एंगुलर माप क्या है, रेडियल माप क्या है, प्लेन सरफेस माप क्या है। लीनियर माप, जैसा कि लाइन मतलब क्या होता है? एक सीधी रेखा। जब हम किसी वस्तु की लंबाई को एक सीधी रेखा मापते हैं तो वो लीनियर मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। जैसे मान लो कोई चौकोर चीज़ है, अगर हम इसकी लंबाई नापें या इधर से चौड़ाई नापें या मोटाई नापें, तो क्या वो लीनियर मेजरमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीनियर। अब इसको नापते कैसे? इनके लिए किस उपकरण की हमको जरूरत पड़ती है? तो सबसे ज़्यादा छोटे से ही आप देख रहे हो, स्टील रूल या स्टील रूल हो गई, इसको बोल दो स्केल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, जो आपने 12th में इनके देखे होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे। तो लीनियर माप इन 4-5 के द्वारा नापा जा सकता है। फिर आता है हमारा कौन सा लीनियर माप के हमने कौन सा लिखा था? एंगुलर माप, एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर में तो एंगल क्या होता है? जब 2 रेखाएं आपस में किसी बिंदु पॉइंट पर काटती हैं तो उनके बीच में जो आपसी झुकाव होता है उसको हम एंगल बोलते हैं। 2 रेखाओं के परस्पर आपसी झुकाव को, जो कोण बनता है, उसको नापने के लिए हम एंगुलर मेजरमेंट कहते हैं। अब इनसे आपने देखा छोटे में तो आप चांदा से नापे, वो 10-12 में चांदा से नापते हो, ये इस तरह से बताया 180 डिग्री का रहता है। तो हमारे इधर भी वही एंगुलर मेजरमेंट, एंगल लिए जाता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आता है, एंगल प्रोटेक्टर आता है, साइन बार आता है। तो अब ये सब चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आ रही, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या है, साइन बार क्या है, एंगुलर स्केल क्या है, लेकिन आप धीरे धीरे जब पढ़ोगे, अभी तो आपको केवल इतना होना चाहिए कि लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट है क्या।
फिर आता है हमारा रेडियल मेजरमेंट। रेडियल मेरे रेडियस से बना है। रेडियस मतलब समझते हैं जैसे आपका जो सर्किल है, सर्किल में जो पूरा डायमीटर होगा और केंद्र से लेके परिमाप तक की दूरी होता है रेडियल बोलते आर देता है रेडियल। तो इसकी जैसे मान लो किसी जॉब में ऐसा कई बार जॉब आता है ऐसा 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 जॉब आ गया हमारा, तो इसकी रेडियस नापने के लिए हमको रेडियस गेज से कैसे करेंगे, रेडियस गेज से, रिंग गेज आता है, इन सब चीज़ों से हम रेडियल मापते हैं। गोलाई की मापों को नापने के लिए हम रेडियल मेजरमेंट बोलते हैं। फिर हमारा चौथा था प्लेन सरफेस की माप। अब प्लेन सरफेस की माप आपने बहुत कम देखा होगा, अभी तो सुना नहीं होगा। प्लेन सरफेस मेजरमेंट इसका मतलब क्या है, जैसे कोई जॉब है या कोई अभी जॉब नहीं समझोगे आप, लोहे का टुकड़ा है मान लीजिए। अब लोहे का टुकड़ा है समतल है, क्या है, ऊंचा नीचा है, या इसमें रेस्ट है, ऐसे इधर उठा हुआ इधर दबा हुआ है, इस टाइप से है जो क्या है। तो इसको हम जब चेक करते हैं कि इसके बीच में मान लो हम इसको देखना कि समतल है कि नहीं है, उसको बोलेंगे प्लेन सरफेस मेजरमेंट, प्लेन सरफेस की माप। अब ये कैसे चेक करते हैं, एक हमारे पास आता है ट्रांसफर आता है, ये ट्रांसफर हो गया, आपको मतलब पढ़ाऊंगा धीरे धीरे आपको। ट्रांसफर को जब हम इस पर रख के देखते हैं, ये रख के देखा, तो इनके बीच में जब हम यहाँ से आंखों से देखते हैं अपने, तो इनके बीच में अगर यहाँ उठा होगा। अच्छा अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं इधर आपको फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक 4 ITI की सारी अलग अलग ट्रेड हैं। ITI की फिटर ट्रेड अलग है, टर्नर ट्रेड अलग है, मशीनिस्ट ट्रेड अलग है। लेकिन इसमें 50% कोर्स तीनों का सेम है। जो शुरुआत का फर्स्ट ईयर है वो लगभग तीनों का सेम रहता है। इसलिए अभी मैं आज शुरुआत करूंगा आपको पहले दिन से कोर्स की, तो मैं आपको फर्स्ट ईयर में आप तीनों मेरे बैच एक साथ ले सकते हैं। जो तीनों ट्रेड हैं आप तीनों एक साथ पढ़ सकते हैं मुझसे, तीनों आपके कोर्स का पढ़ाया जाएगा। लेकिन सेकेंड ईयर से फिर चेंजअप हो जाएगा, सब चीज़ अलग अलग हो जाएगी। लेकिन अगर आप मेरी रेगुलर क्लास लेंगे तो आप भले फिटर से ITI कर रहे हो तो आपको टर्नर और मशीनिस्ट का ज्ञान ऑलरेडी मिलेगा, जो आपके लिए कंपनी के लिए बहुत मस्ट होगा, जरूरी होगा। क्यों जरूरी होगा उसका भी मेरे से आप कारण सुन लीजिए। आपको बताऊं आज की डेट में BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, अभी कुछ समय पहले BE की काफ़ी डिमांड थी। जिस बच्चे को देखो क्या कर रहा है, BE कर रहा है, जिसके माता पिता से पूछो क्या कर रहा है, BE कर रहे हैं, BE कर रहे हैं। लेकिन आज वो खुद ही बच्चे कहते हैं हमने बहुत बड़ी गलती कर दी BE करके। ऐसा क्यों बना, माहौल क्यों बना ऐसा? क्योंकि उसका देखो आपने बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ कि ITI पास करने के बाद आप किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में खुद का बिजनेस तो कर सकते हैं। लेकिन फैक्ट्री वगैरह में जाओगे तो आप एज ए वर्कर, शुरुआत में आप एज ए वर्कर काम करोगे। वर्कर मतलब आपको मशीन ऑपरेटर बना दिया जाएगा या कोई भी प्राथमिक कार्य करोगे। BE से क्या होता है, एक इंजीनियरिंग बनता है। अब वर्कर और इंजीनियर में क्या अंतर है कंपनी के लिए, वर्कर और इंजीनियर कंपनी के लिए क्या अंतर है? मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके 4 सेक्शन है, कोई भी 4 सेक्शन के लिए उनके तीनों सेक्टर का काम चल रहा है। हर सेक्टर में 2-2 इंजीनियर हो गए, तो इसमें 6 इंजीनियर काफ़ी है, इसमें 6 इंजीनियर काफ़ी है, इसमें 6 इंजीनियर काफ़ी, 6 इंजीनियर कितने हो गए, 24 इंजीनियर काफ़ी है। लेकिन इन 6 इंजीनियरों के अंडर में कम से कम आपके कुछ नहीं तो एक इंजीनियर के अंडर में 20 ऑपरेटर होंगे। कितने? 20 ऑपरेटर, 15 भी मान लो तो 90 ऑपरेटर। कितने हो गए? 90 ऑपरेटर चाहिए। तो 24 इंजीनियर के बीच में आपको 360 वर्कर लगते हैं। तो डिमांड किसकी ज़्यादा है? वर्कर की, ना कि BE की। इसलिए आप कोई अच्छा ये तो ठीक है, फिर कंपनी आपको प्राथमिकता क्यों देती है? बशर्ते एक BE होल्डर के। क्यों? कि आप 12th पास करने के बाद गए, अगर आपने BE करी तो ऑटोमेटिक आपकी ईगो में आ जाएगा कि मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं छोटा मोटा काम क्यों करूँ। लेकिन नहीं, जब हम किसी फैक्ट्री में जाते हैं, मशीनों पर काम करना पड़ता है। मान लो आप एज ए इंजीनियर किसी फैक्ट्री में लगे हुए और कोई मशीन आपकी गड़बड़ हो चुकी है,
तो ऑपरेटर क्या कहेगा, साहब मेरा तो ऑपरेटर काम करने का है, मैं क्यों करूँ, करवाओ मेंटेनेंस वाले को। नहीं, अगर उसी ऑपरेटर को मशीन थोड़ा बहुत सुधारना आ गया, जानकार आ गया, थोड़ा बहुत कभी काम करोगे जिस मशीन पे आपको जानकार आए, खोल ले लोगे। आप गाड़ी भी चला लेते हो तो थोड़ी बहुत कमी तो आप खुद ही दूर कर देते हो अपनी गाड़ी की। इसी तरह जब कोई ऑपरेटर होता है तो मशीन की छोटी मोटी खराबी तो खुद ही दूर कर देता है। बट इंजीनियर अगर एक नट भी होगा तो वो क्या कहेगा, उससे बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। तो ऐसे अगर आप फैक्ट्री मालिक हैं तो एक आपको ऐसा इंजीनियर मिले कि जो केवल इंजीनियर का काम करे और 15 या 20 हज़ार रुपये तनख्वाह ले, ठीक है। या ऐसा वर्कर मिले जो इंजीनियर प्लस वर्कर प्लस मेंटेनेंस तीनों का काम करे। तनख्वाह आपको इसको मान लो इंजीनियर बेस पर 20 हज़ार देनी है, अगर ये आपसे 20 भी ले रहा है तो 3 in 1 काम कर रहा है। कितना कर रहा है? 3 in 1। तो अगर आपकी तो कोई फैक्ट्री वाला, कोई फैक्ट्री मालिक किस बंदे को लेगा? क्योंकि जो इंजीनियर का भी काम कर दे, जो वर्कर का भी काम कर दे और कुछ मेंटेनेंस भी कर दे, तो आपके लिए वो फायदेमंद है या अकेला एक इंजीनियर फायदेमंद है? मुझे बताइए। क्योंकि आप पहले था कि वर्कर कम पढ़े लिखे आते थे, लेकिन आजकल हम वर्करों में इतनी एकता आ गई, ITI कोर्स इतने अच्छे कोर्स से चलाने लगी, गवर्नमेंट इतनी अच्छी सुविधा देने लगी, अच्छी हमारी टेक्नोलॉजी हो गई कि वर्कर को एज ए इंजीनियर बहुत कुछ आता है। क्योंकि इंजीनियर एक किताबी को पढ़कर कर सीखता है, लेकिन वर्कर उसी काम को किसी मशीन पर करता है, प्रोडक्शन वर्कर करता है। इंजीनियर बताता है ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, प्लस माइनस करो, ऐसे उनका जोड़ मोड़ आगे वो नक्शा बनाता है। लेकिन आजकल हम ITI में इतनी योग्यता रखने लगे, इतना कोर्स हमारा अच्छा हो गया है कि हमको जब हम कोई जॉब बनाते हैं तो ड्राइंग हम ही खुद ही सब समझते हैं, उसमें क्या मशीन चलाना है, क्या कराना है, वो हमको खुद को करना पड़ता है। तो हम आजकल इतने टैलेंटेड हो चुके हैं कि हम आधा काम इंजीनियर का तो वैसे ही कर सकते हैं और करते हैं। कई फैक्ट्रियों में पता पड़ा विदाउट इंजीनियर, मतलब अगर यहाँ 4 इंजीनियर की आवश्यकता है तो केवल एक इंजीनियर पद के लिए, पोस्ट के लिए रखा है और उनके सभी काम वर्कर कर रहे हैं। तो कंपनी भी चाहती है अगर मेरे पास ऐसा टैलेंटेड वर्कर है जो इंजीनियर का भी काम करे और वर्कर का भी काम करे, तो मुझे इंजीनियर की क्या जरूरत। बस इसी कारण से आजकल BA से आदमी कतरा रहा है और ITI की तरफ भाग रहा है। क्यों? और आपने भी देखा होगा आपका ITI में एडमिशन कितनी मुश्किल से होता है, कितना कट ऑफ जा रहा है आजकल ITI में। केवल यही कारण है कि ITI के बच्चों की डिमांड अच्छी है और ज़्यादा है। अब डिमांड ज़्यादा है, सब कुछ अच्छी है, आप लोग क्या सोचते हैं हमें डिग्री मिल जाए और नौकरी के लिए हमको उनने के साथ कंप्यूटर का PGDCA चाहिए, नहीं पैसे दे के करा लो और अपन को जो फॉर्मूला लगाना है, पेपर देने का काम आ जाएगी। अगर ये सोच के ITI कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं, मत करिए। हाँ, अगर आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोर्स कर रहे हो कि हम ITI से हमारा जीवन अच्छा बन जाए, तो ज़रूर आप ITI में पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। वाकई में आप देखेंगे 2 साल बाद बहुत अच्छे योग्य इंसान बन के रहे। क्योंकि मैं खुद आपको बताऊँ, मैंने कम से कम 2001 से पढ़ाना चालू किया है। देखा था अभी 5-6 साल से मेरा गैप हो गया था, लेकिन दोबारा से आप पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मेरे आप जो मेरे संपर्क में हैं, जो नहीं है, और एक दूसरे संपर्क में आने पता लगाएंगे, मेरे बहुत से स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में, फैक्ट्रियों में उधर उधर लगे हैं। और आज मुझे खुशी होती है जब वो अच्छे अपने पद पर बैठे हैं और कमा खा रहे हैं और डेली हर बार मैसेज करते हैं, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंदरूनी खुशी होती है कि मैं इस काबिल हुआ कि, तो आगे चल के मेरी भी यही सोचा, मैं रोज़ आपको एक समय पे एक वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। आप लोग अच्छे मन से पढ़िए और मैं इतनी स्लो पढ़ाऊंगा और ऐसे पढ़ाऊंगा कि अगर आप नोट्स भी बनाना चाहें तो प्रॉपर तरीके से आप मेरे नोट्स तैयार कर लीजिए। इससे आपको लाइफ में कभी भी नोट्स की कमी महसूस नहीं होगी। आप कुछ वीडियो डेमो देखिए, अच्छा लगे लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, औरों को बताइए। अच्छा लगेगा आपको, मैं डेमो दे रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो आप मेरे से जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे में पढ़ाने का तो मैं बहुत दिनों से ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आया तो हो सकता है मेरे अंदर भी कुछ हिचकिचाहट आ रही हो, लेकिन धीरे धीरे सब मैनेज कर लेंगे आप और हम। अगर कुछ कमियां हैं, बोर्ड मार्कर में दिख नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तो वो भी अब सब मैनेज हो जाएगा। तो आइए आप ITI स्टडीज़ में जुड़िए और एक अच्छे जीवन बनाने के लिए मेरे साथ सहयोग कीजिए। ओके, अलविदा दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। बाय।